अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, उसके बाद अब कोर्स सिलेक्शन का मसला है, तो कोर्स सिलेक्शन के बारे में आपको मैं आज कुछ बताऊँगा। एक तो कोर्स सिलेक्शन के बारे में और दूसरा बीयू की तरफ से हमारे पास स्कॉलरशिप आए होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊँगा। तो अभी स्टार्ट करता हूँ। कोर्स सिलेक्शन का कि आप कितनी बुक्स रख सकते हैं, कैसे रखनी है और कौन-कौन सी रख सकते हैं, इसके बारे में ना आपको एलएमएस के अंदर ही कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इधर लिंक आपको आया होगा इस यहाँ पे अगर आप देखें नोटिफिकेशन में, कोर्स सिलेक्शन। तो ये देखिए 28 अप्रैल से कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा थर्सडे से, और इसकी लास्ट डेट 19 है। 19 तक आप जब मर्ज़ी मतलब एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं ना सेव, उसका कोई मसला नहीं है, आप 19 तारीख तक किसी भी वक्त उसको एडिट भी कर सकते हैं। और दूसरा है न्यू एडमिटेड स्टूडेंट एनरोल फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ देयर। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होते हैं उनके ये है कि उनको नहीं कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो की हुई है कोर्स सिलेक्शन वो उसी को लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये होम हमारा हो गया। उसके बाद नीचे अगर आप देखें ना माई स्टडी स्कीम, अब कुछ स्टूडेंट होते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट रखें क्या करें, तो वो लोग अपना ही एलएमएस जब देखेंगे ना तो उसके अंदर सब कुछ उन्हें खुद को दिया होता है कि उन्होंने कौन सा कोर्स रखना है। अब अगर आप माई स्टडी स्कीम देखते हैं ना तो ये आपका 8 सेमेस्टर का आ जाता है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। पहले में कौन सा सब्जेक्ट होगा, दूसरे में ये देखें। अब किसी का कोर्स अब ये क्या है, बीएस मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के लिहाज से उन्होंने सेमेस्टर 1 की बुक्स दी हुई हैं कि ये बुक्स आपकी 1 में होंगी, और नीचे उन्होंने 2 की दी हुई हैं, नीचे 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। आप अपने 8th सेमेस्टर की बुक्स भी यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी है। अब जब आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है, इसका आई थिंक 4th सेमेस्टर था, 1 इसका हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अब 4 में ये देख ले कि इसकी कौन सी बुक्स है। इको 401 है, मैथ्स 201 है, 304 है, 643, यानी कि ये बुक्स है। अब आप क्या करें, अब आप चले गए ये कोर्स सिलेक्शन में, आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कोर्स सिलेक्शन, यहाँ से कोर्स सिलेक्शन करनी है। इसमें क्या होता है, अगर आपका 4th सेमेस्टर है तो आपकी 5 सेमेस्टर की भी कुछ बुक्स दी गई होती हैं आपको कि आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास तकरीबन 17 उन्होंने दिए हुए हैं सब्जेक्ट, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, उन दोनों में से एक चूज़ करना है। अब आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ से कौन सा चूज़ करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ 4th सेमेस्टर के दिए होंगे, कुछ 5 के दिए होंगे, 6 का भी शायद दिया कोई आ जाए, लेकिन ज़्यादा 4 5 के होते हैं, मतलब एक सेमेस्टर आगे की बुक्स उन्होंने दी होती हैं। और बुक्स रखनी कितनी होती हैं ये मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि आप 1 से लेके 6 या 7 तक बुक्स रख सकते हैं। क्रेडिट आवर होते हैं इनके, हर बुक के 3 क्रेडिट आवर होते हैं, तो आप 21 क्रेडिट आवर तक जा सकते हैं। अगर आपके पीछे कोई बुक फेल नहीं है, थर्ड सेमेस्टर है आपका, तो आप 21 क्रेडिट आवर रख सकते हैं। सेकंड अगर सेमेस्टर हो तो फिर 18 रख सकते हैं, मतलब सेकंड तक आप 6 रख सकते हैं, उसके आगे आप 7 बुक्स भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप 4 रखते हैं, 5 रखते हैं या 7 रखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी ST301 है, तो हमने अगर माई स्टडी स्कीम में कौन सी बुक्स देखी थी कि इनकी 4th के अंदर कौन सी है। इको है, मैथ्स 201 है, 304 है। इस हिसाब से कोर्स सिलेक्शन में जाके यही चूज़ करते हैं। ये जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया होता है ये बेस्ट होता है आपके लिए, तो आपको यही चूज़ करना चाहिए। 304, 201, STJ CS 20 कर लो, इको। अच्छा दूसरी चीज़ ये, जिन लोगों के सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं या फिर कम मार्क्स आते हैं, उसमें भी अगर आप देखें ना, ये आपको सबसे टॉप पे उन्होंने फेल सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर लेके एंड तक जो फेल हो रहे हैं ना, आपने अभी तक पास नहीं किए, ये वो वाले सब्जेक्ट हैं। और नीचे आते हैं आप डी ग्रेड वाले। जो डी ग्रेड है मतलब आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इंग्लिश 301 को इम्प्रूव करूँ, तो यहाँ पे आपको डी ग्रेड लिख के आ रहा है, आप इसको भी सिलेक्ट करें, ये भी ओके हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। और जो फेल है, अगर फेल में से आप कोई रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो रहने दें। हम यहाँ एक रख लेते हैं इस दफ़ा। 3 पहले कर लिए, 4 हो गया, एक ये और एक मैथ वाला साथ अटैच कर लेते हैं। अब हमने कौन से 6 सब्जेक्ट कर लिए। नीचे आएंगे, नीचे सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लोड, ये लोड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने शो हो जाएंगे हमारे हमने जो जो अपने कोर्स रखा है। ये कोर्स है जो अभी हम वहाँ से सेव करके आ रहे हैं। अब अगेन अगर हम जाके करना चाहें उसी को एडिट, तो एडिट कैसे करना है, वही चीज़ यहाँ से दोबारा अपना कोई भी ले लें।
हम ये बंद कर दें इस दफ़ा, ये ओके करते हैं। अब इस दफ़ा हमने क्या किया है, यहाँ पे सेव करें, अपडेट से वही एडिट वाला आ गया, सेव। ये देखिए अभी आपने जो किए हैं उस हिसाब से आपके सामने आ गए हैं। अब नेक्स्ट एक और चीज़ अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन ऊपर था एक आइकन, ये दे आपको नज़र आ रहा है, आपके पास भी इसी तरह एलएमएस के अंदर ऊपर होगा, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है करंट सेमेस्टर आपका 4 है। क्रेडिट अर्न्स ये जो 33 हैं, आपने अब तक जितने पढ़ लिए हैं ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि क्रेडिट आवर होते हैं हर बुक के 3, तो आपने 11 बुक्स आई थिंक इसने पास की हुई हैं, तो 33 आवर क्रेडिट आवर अर्न किए हुए हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है, हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें कुछ में 2 और 1 भी होते हैं, मतलब पार्क स्टडी के आई थिंक 2 होते हैं, इस तरह कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं उनके स्टार्ट में 2 या 1 क्रेडिट आवर होते हैं। तो इस हिसाब से ये टोटल आपके पास लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अच्छा ये चीज़ है, और मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट आई थिंक इनके फेल है सब्जेक्ट, तो ये 18 क्रेडिट आवर रख सकते हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट इस वक्त ये रख सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते। रूल्स एंड रेगुलेशन देखें तो ये वही चीज़ है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 16 क्रेडिट आवर रख सकते हैं, सेकंड है उसमें 17 रख सकते हैं, थर्ड है उसमें 18 रख सकते हैं, पर सेमेस्टर अलाउड हाउ इन सर्टेन एरिया अलाउड इन, बाकी ये देखें बाकी में 21 रख सकते हैं। 21 रखने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका CGPA 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 4 में से 3 होना चाहिए, फिर ही आप 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप 6 सब्जेक्ट रखेंगे। इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने ग्रेड कह रहा हूँ, जो रिज़ल्ट है उसकी तरफ। इसमें बहुत सारे बच्चों को मसला होता है ये CGPA और इफेक्टिव CGPA का क्या मतलब है। अब अगर हम CGPA की बात करें यहाँ पे, तो CGPA हमारा वो GPA है जो इस वक्त हमारे इस क्या कहते हैं इसको सेमेस्टर में आया है, मतलब इनका अगर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है तो थर्ड सेमेस्टर में इतने इसके कितने मार्क्स आए हैं, ये हम यहाँ से देखते हैं। इधर से अगर हम देखें इनका फाल 221 का, इसके अंदर उन्होंने जो फेल सब्जेक्ट है ना 0-0, अब अगर हम इनका रेशो बनाए ना, 3 सब्जेक्ट फेल है 3 पास है, तो इस हिसाब से इनका क्या CGPA बन रहा है 1.96। और अगर हम यहाँ से फेल वाले निकाल देते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रूल है, अगर आपके मार्क्स 50% से कम होते हैं ना, मतलब अगर तो 51% है तो आप पास होंगे, D ग्रेड मिलेगा या जो भी मिलता है। अगर 50% से कम में मार्क्स तो आपको 0 दिया जाता है, उसमें फिर आपके मार्क्स नहीं काउंट होते। अब जब 0 मार्क्स मिलेगा 3 बुक्स का 600 टोटल मार्क्स हैं, तो 3 सब्जेक्ट का 0 मार्क्स है, तो आपको 600 में से वो मार्क्स मिलेंगे जो 3 सब्जेक्ट पास किए हैं, उनमें से अगर 200 आ गया है तो 200 मिलेगा, तो वो 300 आपका बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव GPA की बात करें तो ये यही मिसाल है कि आपके उन्होंने वो चीज़ अंदर काउंट नहीं करते, मतलब जो 3 सब्जेक्ट आपने फेल कर लिए हैं वो इसके अंदर काउंट नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ वही काउंट होते हैं जो आपने पास किए हैं। मतलब 6 सब्जेक्ट हैं आपके, 6 में से 3 तो आपके वैसे ही फेल है, वो वैसे ही बाहर निकाल दें। 300 में से जितने मार्क्स, अगर आपके 200 मार्क्स आया तो उस हिसाब से GPA बनता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका GPA है, क्योंकि जो फेल किए हैं वो तो आपने आगे जाके पास करने हैं, उनमें से मार्क्स आपके आने हैं। तो आपका जो आपके सेमेस्टर्स के साथ एंड तक चलना है GPA, तो वो इफेक्टिव GPA होता है 2.867। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।